अब चलिए दोस्तों, मैंने सारा ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया, 2020 से लेकर 25 तक बता दिया है। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ, सब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। ये भी सब्जेक्टिव आपको बताऊंगा 2020 से लेकर 2025 तक, 20 से यानी कि 25 तक। इनमें से क्या है दोस्तों, 2020 का सब्जेक्टिव मैं बता दे रहा हूँ, 21 में एग्जाम नहीं हुआ था, इसके कारण मैं 21 नहीं बता पाऊंगा। 2022 का जो क्वेश्चंस मेरे पास मौजूद नहीं है, इसलिए नहीं बताऊंगा। 2022 का अगर मिल जाएगा तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। 2023 का बताऊंगा, और 24 का नहीं है मेरे पास अवेलेबल, 25 का बताऊंगा। ठीक है, एक एक वन बाय वन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। ठीक है, और एक बात जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपके काफी सिलेबस चेंज हुआ, आपका सिलेबस काफी चेंज हुआ है भाई। ठीक है, चेंज होने के कारण आपको समस्या का समाधान अभी मैं बता देता हूं, कैसे समस्या आएगी और समाधान इसका कैसे होगा। ठीक है, सिलेबस काफी चेंज हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस में चेंज नहीं हुआ है, वही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया गया है। आप देखिए मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करता हूं, कौन सा क्वेश्चंस को हटाया है, कौन सा क्वेश्चंस को रखा गया है, कौन सा क्वेश्चंस को बार बार पूछा गया है, सारा चीज में डिटेल्स में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो चलते हैं, ये 2020 का क्वेश्चन से जो ग्रुप ए का है, भौतिक एवं रासायनिक यानी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या कह रहा, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि वाहन जो होता है उसके आगे में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपको एक वाक्य में देना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अवतल दर्पण। आप नहीं पूछोगे सर कि अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है वाहनों के आगे में, तो मैं बता देता हूं दोस्तों। अवतल दर्पण के बल्ब से, जो ये बल्ब है, इनके बल्ब से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो समांतर होती है। समांतर मतलब समझते हैं दोस्तों, यानी कि अनंत दूरी तक तय करने के बाद भी एक दूसरे को ना काटे, वो समांतर है। यानी कि अगर इधर उधर छितर बितर के जाएगा तो वो ज्यादा दूरी तक दिख नहीं पाएगा, यानी कि सामने वाला दिखेगा। अगर इधर से कोई वस्तु, कोई गाड़ी आ रहा तो नहीं दिख पाएगा, जिसके कारण से अवतल दर्पण का उपयोग लगाया जाता है वाहनों में। यानी कि मैं फिर से एक बार समझा दूं विस्तार से, अवतल दर्पण के बल्ब से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो समांतर होती है, जिसे दूर तक, यानी कि रात को दूर तक स्पष्ट दिखने में मदद मिलती है, जिसके कारण से अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आप समझ गए होंगे। अब 2 पे चलते हैं। 2 क्या कह रहा है दोस्तों, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार का लेंस का उपयोग करेंगे, इसको भी आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तर लेंस होगा। क्या होगा, उत्तर लेंस होगा। आप पूछोगे नहीं सर कि उत्तर लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उत्तर लेंस का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी फोकस दूरी जो होती है वो काफी कम होती है, जिसके कारण से, इसकी फोकस दूरी काफी कम होने के कारण से छोटे अक्षरों को बड़े और स्पष्ट देखने में मदद मिलती है। इसी कारण से छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप उत्तर लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा नंबर चलते हैं, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, यानी कि न्यूनतम दूरी की जब बात कहेगा दोस्तों वो 25 सेंटीमीटर। आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, एक दिए रहेंगे 25 सेंटीमीटर, एक दिए रहेंगे 25 मीटर, एक दिए रहेंगे 25 मिलीमीटर, और एक दिए रहेंगे 25, कुछ भी दे देगा भाई। तो आप समझ जाओगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए 25 दिया रहेगा या 0.25 दिया रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। वो हमेशा सेंटीमीटर में होता है, और कौन, न्यूनतम दूरी, है ना। सामान्य आंख के जो स्पष्ट दृष्टि की कम से कम दूरी वो 25 सेंटीमीटर होता है। और अगर इसी क्वेश्चन को आपको चेंज कर दे, क्या चेंज कर देगा, न्यूनतम के बदले अगर अधिकतम दे दे, तो आप क्या करोगे भाई, अगर अधिकतम दे दे, जब न्यूनतम पूछे तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम पूछे तो अनंत, आपके ऑप्शन पे रहेगा अनंत दूरी, यानी कि अधिकतम पूछे तो अनंत दूरी। समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3। चौथा 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा भाई, विभवांतर का एसआई मात्रक लिखिए। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है भाई। क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आपको क्वेश्चंस को थोड़ा बदल के पूछ सकता है, और मैंने देखा भी है, आपको कभी कभी पूछ देगा कि वोल्ट किसका मात्रक है ना, आपको पूछ देगा वोल्ट किसका मात्रक है, तो वोल्ट मात्रक है आपका विभवांतर का। अगर विभवांतर का एसआई मात्रक पूछे तो वोल्ट का। बस आपको क्वेश्चंस बदल के दे सकता है। ठीक है, और आपको पूछ देगा कि 1 वोल्ट बराबर कितने होते हैं, तो 1 जूल, कितना, 1 जूल पर सेकेंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। 5 नंबर पे चलते हैं, दिष्ट धारा। ठीक है, दिष्ट धारा के स्रोत का नाम लिखिए। यानी कि दिष्ट धारा, यानी कि आपको क्या पूछ रहा है, अगर आपको दिष्ट धारा मतलब समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे डायरेक्ट करंट आपको पूछ रहा है कि डायरेक्ट करंट आपको क्या होता है। डायरेक्ट करंट बैटरी होगा,
बैटरी में आएगा। आपको एक शब्द में देना था, एक वाक्य में, तो आपका आंसर हो गया। लेकिन मैं आपको जानकारी के बता दूं, मोटर भी होगा, ठीक है, मोटर भी आप दे सकते हो, यानी कि 5 नंबर आपको समझ में आ गया। ये सारे 1 नंबर का क्वेश्चन था, आपको इतना आंसर एक वाक्य दोगे तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है, आगे क्या कह रहा देखते हैं। हाँ, इसमें भी हमको अगर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे तो 1 ही नंबर मिलेगा। हाँ, आपको यहाँ पे कह दिया कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। तो शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो शोषण दोस्तों ऊष्माक्षेपी है ना। आप लिखोगे क्या? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे, आपके पास वहां नीचे पे जगह था, यहाँ पे क्वेश्चन के सामने ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। आप पूछोगे सर ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो जिसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है, यानी कि ऊष्मा को प्रोड्यूस करता है, वो ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। और ऊष्मा शोषी अगर पूछ देता है तो ऊष्मा शोषी, उसमें ऊष्मा का शोषण होता है, वो ऊष्मा शोषी, ये क्षेपी है दोस्तों, ठीक है। 2 का 1 समझ में आ गया हुआ। 2 नंबर देखिए क्या कह रहा, उदासीन विलयन का जो पीएच मान क्या है ना। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है दोस्तों, ठीक है। जब भी आपको उदासीन का बात करे तो 7, अगर 7 से कम होगा, अगर 7 से कम होगा तो वो अम्ल होगा, ठीक है। 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्ल होगा। और 7 से अगर ज्यादा होगा दोस्तों, 7 से अधिक होगा तो क्या कहोगे? इसको क्षार कहोगे। आपको ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन प्रत्येक बार दिया है दोस्तों, और मैं आशा करता हूं आपके आने वाले एग्जाम में भी ये तीनों में से कोई एक देगा, इसलिए आप तीनों को पढ़ के जाइएगा जरूर, ठीक है। मैं एक बार जानकारी के लिए फिर से बता दूं, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। अगर 7 से कम हो तो अम्ल होगा, और 7 से अधिक हो तो क्षार होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर क्या कह रहा, लेड एवं टिन की एक मिश्र धातु का नाम क्या है? तो लेड एवं टिन की एक मिश्र धातु का नाम है सोल्डर है। क्या है भाई? सोल्डर। आप पूछोगे सर सोल्डर क्या है? तो सोल्डर एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और धातुओं को जोड़ने का काम करता है। किसका? इलेक्ट्रॉनिक का सामान को और धातुओं को जोड़ने का काम करता है। यानी कि एक बात में अगर कह दो, ये विद्युत कार्यों में उपयोग किया जाता है, यानी कि विद्युत के कार्यों में सोल्डर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया। अब 4 देखते हैं, एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। एक बात, और अगर एल्काइन पूछ देता, ये एल्काइन एल्किन पूछ देता या एल्केन पूछ देता, आप क्या करते भाई? अगर आपको एल्केन पूछ देगा तो क्या करोगे? तो एल्केन में CnH2n+2 हो जाएगा। एल्काइन में इन बोल रहा, देखो भाई इन बोल रहा, जैसे आप अपने 60 को अपना इन करते हो, यानी कि आपका 60 लंबा था, अब इन कर दिए तो कम हो गया, यानी कि माइनस हो गया। कंफ्यूज आप कब होते हो, कहाँ माइनस लगाना कहाँ प्लस लगाना, इसलिए मैं उपाय बता रहा हूं आपको। यहाँ पे इन है, यानी कि आपके 60 को इन करना, यानी कि माइनस हो जाता, ज्यादा था 4 मीटर था 1 मीटर घट गया भाई, माइनस हो गया। अगर एल्केन पूछ दिया तो वही चीज में बस माइनस के बदले प्लस, यानी कि CnH2n+2। हाँ, और एक चीज बचता है, क्या बचता है भाई? एल्किन बचता है। एक थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं इसको, थोड़ा सा गेजे पेटे हो गया, ठीक है। एक्सप्लेन मैं आपको कर रहा हूं, क्या होगा अगर आपको एल्किन पूछ दे, ठीक है, एल्किन पूछ दे तो क्या करोगे? एल्किन का CnH2n, सिंपल सी, ना प्लस दोगे ना माइनस दोगे, कुछ नहीं देना है, CnH2n दे देना। हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए मैं बता दूं फिर से, ये तीनों में से कोई एक को बार बार पूछा गया है। यानी कि अगर इस बार 2020 में अगर एल्काइन का पूछा है तो 2021 में तो मैंने क्वेश्चंस नहीं देखा था, 22 में देखा है, उसमें एल्केन का पूछा है, 23 में देखा है एल्किन का पूछा है, 24 में रिपीट है, 25 में ये पूछेगा, तो 26 में आप समझ ही रहे हो क्या पूछ सकता है। आप समझ जाओ, आप बुद्धिमान है, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा, आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का आधार परमाणु क्रमांक है दोस्तों, ठीक है। क्या है भाई? मैं लिख देता हूं भाई, परमाणु क्रमांक। आप पूछोगे सर की परमाणु क्रमांक क्या है, आप पूछ सकते हो परमाणु, तो परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में सजाया गया है, यानी कि बढ़ते क्रम में सजाया गया है, उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी समझ गए होंगे, क्वेश्चन 5 था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भाई क्या कह रहा। हाँ, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। जब वस्तु को फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो क्या?
यानी कि मैं अवतल दर्पण एक बना रहा हूं, ठीक है। हाँ दोस्तों, एक जानकारी के लिए बता दूं, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब हो सकता है, ठीक है। ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण को क्या, एक थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, इसको ठीक करता हूं। हाँ देखिए, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में एक लकीर खींचता हूं, ठीक है। इसको वस्तु मानता हूं, यानी कि एफ, और ये वक्रता केंद्र को सी मानता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या कहा कि कहाँ पे रखा, बीच में रखा है, यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। वस्तु को यहाँ पे रखा है, मैं थोड़ा सा उठा दूंगा, इसको प्रतिबिंब बना दूंगा और यहाँ पे जाके पहुंचा दूंगा, ठीक है। पहुंचा दिया, और इसको क्या करूंगा, फोकस दूरी पे काट दूंगा, ठीक है। फोकस पे कटना चाहिए, फोकस पे काट दिया, और ये बिंदु और यहाँ पे मिला दूंगा। तो ये एक स्वच्छ किरण आरेख है। मैं एक बार फिर से, हाँ इसको हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से लकीर खींचेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, अगर हम इसको ऐसा नहीं बना सकते हो तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। ये अवतल दर्पण है भाई, मैं एक लकीर खींचा, ये वस्तु है, ये वक्रता केंद्र, इसके बीच में कोई वस्तु है ना, मैं यहाँ मिलाऊंगा एफ, और ये वक्रता केंद्र सी माना, ये फोकस दूरी पे मैंने काट दिया, फोकस दूरी में काट दिया। अब क्या करूंगा, इस यहां से इस बिंदु को मिलाऊंगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यही सही है, ये दोनों सही है भाई, ठीक है। आप दोनों प्रकार से, आप बताओगे सर स्कूल में हमने ये सीखा है, आप ये बता रहे हैं, नहीं भाई, दोनों आपका सही है, ठीक है। समझ में आ गया, आप ड्राइंग अच्छा से कर दोगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था मेरा ड्राइंग थोड़ा सा खराब है। 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है भाई, हाँ समीकरण को संतुलित कीजिए। आपको संतुलित करने के लिए हमेशा कहेगा भाई, कोई ना कोई संतुलित करने के लिए देगा, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। हाँ आपको क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे देखिए सोडियम 2 है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ 1 है। तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को मिला दो, यहाँ पे 2 दे दो, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन का काम खत्म, फिनिश। अब सोडियम देखो यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो यहाँ 4 दे दो, बस काम खत्म, संतुलित हो, यानी कि ए नंबर का काम खत्म हो गया। अब बी नंबर चलते हैं, यानी कि देखियो दोस्तों, हम संतुलित इसलिए करते हैं कि दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अगर आपके जो क्या बोलते हैं तुला डाड़ी होगा, वो एक तरफ झुकेगा तो वो क्या कैसे होगा, सही नहीं होगा। इसलिए दोनों तरफ समान होना चाहिए, ऑक्सीजन का भी इधर समान है, सोडियम का भी समान है, इसलिए ये संतुलित है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा, के है, H2O है, और क्या है भाई, KOH प्लस H2। यहाँ पे देखेंगे भाई क्या है, एक थोड़ा सा ओ थोड़ा सामने हो गया, देखते हैं ओ को क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन को पहले मिलाते हैं, हाइड्रोजन 3 है उस साइड, इस साइड 2 है, तो वहां 3 है, तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को 4 कर दिया, हाइड्रोजन 4 कर दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हमको यहाँ 2 देना पड़ेगा, मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 हो गया। ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम पोटेशियम जो है वो 2 है, यहाँ 1 है, तो इसलिए क्या करूंगा मैं यहाँ पे 2 दे दूंगा, तो संतुलित हो गया। ऐसे करके देखो एक बार फिर से, ऑक्सीजन 2 था, इधर भी 2, ये हाइड्रोजन 2 था, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, पोटेशियम जो है यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, नेत्र की स्मंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, यानी कि नेत्र की स्मंजन क्षमता क्या होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैंने जो लिखा है आप यही लिखोगे, या आपके टीचर ने जो बताया है वही लिखोगे, ऐसा नहीं। अपने आपको क्वेश्चंस जब देगा वहां पे लिखा रहेगा, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दे, और मैं आशा करूंगा कि आप अपने शब्द में ही उत्तर देने का प्रयास करोगे, आप इसको देख के समझ लोगे और अपने शब्द में ही उत्तर दोगे। और मैंने जितने भी नोट्स आपको अभी प्रोवाइड करूंगा, और अभी जब भी बताऊंगा, जो भी बताऊंगा, मेरे आपने तैयार किया हुआ नोट्स है दोस्तों, ठीक है। क्या कह रहा है, नेत्रों की स्मंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आंख सामने की वस्तुओं को, कहाँ की वस्तुओं, आंख सामने की वस्तुओं को और दूर की वस्तुओं को देखने की क्षमता रखती है, आप स्मंजन क्षमता कह सकते हो। यानी कि फिर से मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर शॉर्ट टर्म में कह दिया, 1 नंबर में कह दिया, तो क्या लिखोगे, आंख सामने की वस्तुओं को और दूर की वस्तुओं को देखने की क्षमता रखती है, उसे स्मंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा, तथा लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण हो, तो ये लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन, आप लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तन कैसे करते हो, जब आपके आंख, ठीक है,
जब आपके आंख को दूर की वस्तुओं को देखना पड़ता है, दूर की वस्तुओं को देखना पड़ता है, तो आंख को देखोगे फड़ना पड़ता है, यानी कि फैलाना पड़ता है, थोड़ा सा आपकी पचमावी जो पेशी है उसको फैलाना पड़ता है, इस चीज को फैलाना पड़ता है, तब जाके आप दूर की वस्तुओं को देख पाओगे। अगर सामने की वस्तुओं को देखना है तो आपको, आप तो देख पा रहे हो भाई सामने की वस्तु, आपकी आंख को फैलाना नहीं पड़ेगा, यानी कि आपको क्या करें, लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण होता है, दूर की वस्तु और सामने की वस्तुओं को देख सकते हो, ठीक है। अतः अभिनेत्र लेंस की यह क्षमता जिसके कारण यह अपने फोकस दूरी बदल सकती है उसे स्मंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि आप इसको शॉर्ट भाषा में लिख सकते हो, आंख सामने की वस्तुओं को और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, है ना, देखने के लिए वो अपनी लेंस की क्षमता को यानी कि फोकस दूरी को बदल सकती है, उसे स्मंजन क्षमता कहलाते हैं दोस्तों। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार पूछा गया है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, आप भी इसको बार बार पढ़िए, ठीक है। 5 नंबर आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। 6 क्या कह रहा है दोस्तों, 6 क्या कह रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, है ना, अधिकतम 40 शब्दों में उत्तर देना है। एक बात तो तय है, उभयधर्मी क्या होता है, ये एक ऐसा धात्विक ऑक्साइड है जिसमें अम्ल की प्रकृति और क्षार की प्रकृति दोनों होती हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से, ऐसी धात्विक ऑक्साइड है जिनकी प्रकृति अम्ल और क्षार दोनों होगी, यानी कि अम्ल में आपको क्या होता है, खट्टा, और क्षार में आपको क्या होता है, कड़वा, यानी कि ऐसा कोई भी चीज होगा, ऐसा कोई भी धात्विक ऑक्साइड होगा जिसमें दोनों गुण पाया जाएगा, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, समझ गए। यानी कि ट्रांसजेंडर की बात करें, ट्रांसजेंडर यानी कि जिसको आप लोग हिजड़ा बोलते हो, ये कभी पुरुष में भी आती है और महिला में भी आती है, तो वो क्या किसमें आएगा, उभयधर्मी है, जिसमें जिसमें जो चीज में दोनों दो प्रकृति दिखाई देगी वो उभयधर्मी, यानी कि मैथ में पढ़ते हो उभयनिष्ठ जिसमें दो कोण बराबर होंगे तो उभयनिष्ठ, इसमें उभयधर्मी ऑक्साइड पूछा है, यानी कि जिसकी प्रकृति अम्ल और क्षार दोनों होगी उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं दोस्तों। जैसे अगर जैसे की बात करें, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और मैं आशा कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा। 7 नंबर चलते हैं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। देखो दोस्तों, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है ना, आपको अगर 1 नंबर पे पूछे तो स्वच्छ आकाश का रंग प्रकाश के प्रकिरण के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। किसके कारण दोस्तों, प्रकाश के प्रकिरण के कारण, ठीक है, प्रकाश के प्रकिरण, हाँ किरणन के कारण। अगर 1 नंबर में पूछिए ऑब्जेक्टिव में दे दे कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो प्रकाश के किरणन के कारण क्या होता है। दोस्तों मैंने जो आपने नोट्स पे लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और अपना तरीका से जो बता रहा हूं वो भी देखिए। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है इसलिए क्योंकि जब जब सूर्य का प्रकाश कहाँ पे गुजरता है दोस्तों, वायुमंडल से गुजरता है ना, तो वायु के सूक्ष्म कण, वायु के जो सूक्ष्म कण है, छोटे छोटे कण है, वो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में से केवल नीले रंग का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन होता है। यानी कि जब 7 रंग, ये मानो, ये इसको माना है नहीं, ठीक है, मानोगे, है ना, ये वायुमंडल है मानो, और इधर से 7 रंग श्वेत रंग जा रहे हैं, 7 रंग जा रहे हैं और वायुमंडल से टकरा जाते हैं, ठीक है। टकरा जाने के बाद ये क्या होते हैं भाई, बिखर जाते हैं। मेरी बात समझ में आपको नहीं आया होगा तो मैं फिर से एक बार समझाना चाहूंगा। मैं आपको समझाए बिना मैं यहाँ से जा नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता आपको, ठीक है। मैंने माना ये कोई वायुमंडल है, इधर से 7 रंग जा रहे हैं, कौन से क्या रंग जा रहे हैं, 7 रंग जा रहे हैं। इससे टकराने के बाद ये 7 रंग एक दूसरे से विभाजित हो जाते हैं। विभाजित होने के बाद, ठीक है, विभाजित होने के बाद ये सिर्फ नीले ही दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो काफी प्रबलता होता है, बाकी सारे बाकी 6 रंगों की अपेक्षा ये 7वां नीला रंग जो है, इनकी जो प्रकीर्णन की क्षमता हो जाती है काफी अधिक होता है, जिसके कारण से हमारे आंखों में सिर्फ नीले रंग ही प्रवेश करते हैं। आप, मैंने जो बोला इस चीज को आप अपना दिमाग में बैठा लो और इसको अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करो, ठीक है। हाँ, और मैंने यहाँ पे नोट्स दे दिया अपना तरीका से, मैं एक बार फिर से नोट्स को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है भाई, क्योंकि जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, मैंने अभी कहा, यानी कि सूर्य की प्रकाश यानी कि 7 रंग जब वायुमंडल से गुजरता है ना, तो क्या होता है, वायुमंडल से टकराने के बाद ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है।
विभाजित होने के बाद नीले रंग को अधिक प्रबलता, यानी कि नीले रंग की जो प्रकीर्णन होती है अधिक होने के कारण नीला रंग ही हमारी आंखों में प्रवेश कर जाते हैं और जिसके कारण से हमारा आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? यानी कि उत्कृष्ट गैस है भाई, इसको इसकी जो बाहरी इलेक्ट्रॉन कोष होती है वो पूरी तरह से भरा होता है। यानी कि आपके कितने कोष होते हैं दोस्तों? आप पढ़े होंगे KLMN 4 कोष होते हैं। 4 कोष में से जो आपका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन का कोष है वो क्या होता है? भरा होता है। ठीक है, पॉइंट आपको 2 नंबर दिया है, यानी कि 2 पॉइंट ही लिखोगे आप ज्यादा पॉइंट लिख दोगे तो आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आप 2 नंबर का पूछा है, यानी कि 2 पॉइंट के बदले अगर आप 1 पॉइंट देते हो तो आपका 1 ही नंबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको 3-4 पॉइंट अभी बताऊंगा, आप उसमें से 2 पॉइंट को याद करके ही जाओगे, है ना। क्या मैंने बोला? ये इसका बाहरी इलेक्ट्रॉन कोष जो होते हैं पूरी तरह से भरे होते हैं। और ये दूसरा पॉइंट क्या है भाई? ये गैस क्रियाशील नहीं है। ये गैस क्या है दोस्तों? क्रियाशील। जैसे सोडियम को खुली हवा में छोड़ दो, खुली ऑक्सीजन में छोड़ दो, वो तुरंत अभिक्रिया करके आग पकड़ लेगा। पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब बड़ी अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल करके आपको अवश्य दिखाने का कोशिश करूंगा। हाँ, ये गैस जो होते हैं उत्कृष्ट गैस क्या है? ये क्रियाशील नहीं है। इसकी खोज काफी बाद में हुई थी दोस्तों, इसको काफी बाद में हुई थी, है ना। जिसको काफी बाद में हुई उसका वैल्यू नहीं होता, अब जानते हो। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इन गैसों को बिना छेड़छाड़ किए, जैसे 7वां नंबर पे जैसे बहुत अष्टक सिद्धांत हुआ था तब जाके परमाणु क्रमांक को उसमें बैठाया गया था, और इसको इन गैसों को बिना छेड़छाड़ की एक नया समूह में रख दिया गया है। कौन सा समूह? एक ना, और वो समूह का नाम 18वां समूह, उनको 18वां समूह में रख दिया गया है बिना छेड़छाड़ किए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि लंबी बोला है, यानी कि एच का मान बोला है 5 सेंटीमीटर। वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि एफ बोल रहा है, एफ कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। और किसी अभिसारी लेंस यानी कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई, यानी कि वस्तु यानी कि यू को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। लेकिन यहाँ पे माइनस होगा, अभिसारी लेंस से और दूरी पर रखी गई इसलिए माइनस होगा। तो हम लेंस का सूत्र से चलेंगे। कौन सा सूत्र से भाई? लेंस सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र कुछ और होगा और लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र से क्या होगा? लेंस का फॉर्मूला होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होगा। दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा? 1/f, यानी कि f का मान कितना है भाई? देखेंगे f का मान 10 है, यानी कि 1/10। v का मान तो नहीं दिया हुआ, v को छोड़ देंगे। u का मान कितना है? -25 दे दिए। 1/10 बराबर 1/v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। मैं इधर करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, 1/10 बराबर के उधर प्लस 1/25 इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा 1/25 इक्वल टू 1/v। अगर 25 और 10 को एलसीएम करते हैं तो कितना आएगा भाई? 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, यानी कि 50 आ रहा। 50 एलसीएम आएगा, 10 5 में 50 माइनस 25 दूना 50 बराबर 1/v। 5 से 2 को घटाएंगे 3/50 बराबर 1/v। जब भी बीच में बराबर रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी क्या बनेगा? 3v बराबर 50, यानी कि v बराबर 50/3 हो जाएगा। 3 से भगा दोगे तो कितना आएगा? 388, यानी कि v बराबर 16.66 ऐसा समथिंग आएगा। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि v निकल गया। अब आपको क्या करना है? इसकी प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। तो देखते हैं प्रकृति क्या है, क्या है देखते हैं। m बराबर क्या करेंगे? m बराबर क्या होता है लेंस में? v/u बराबर h2/h1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यानी कि m बराबर v का मान कितना है भाई? 50/3। और u का मान कितना था भाई? देखेंगे u का मान क्या है? u का, हाँ देखिए -25 था। देखते हैं -25 रखते हैं u का मान पे, -25 रख दिए। अब देखो 50/3, ठीक है, और -25 को ऊपर उठाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि 25 दूना कट नहीं रहा, 25 दूना 50, यानी कि -2/3 हो गया। अब v/u का मान आ गया। अब देखते हैं h2/h1 पे रखेंगे, यानी कि यहाँ पे m बराबर आपका क्या रखेंगे? h2/h1
H1, यानी कि m बराबर क्या था -2/3। H2 का मान दिया हुआ नहीं है, H1 का मान 5 था। अब क्रॉस करो, 5 दूना 10, 5 दूना कितना 10, 5 दूना 10 यानी कि -10 और 3H2। ठीक है, तो -10/3 बराबर H2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो -3.33 समथिंग आएगा H2। ठीक है, H का भी मान आ गया। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपका जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब कितना था 16.66 था। तो ये प्रतिबिंब किधर बनेगा, तो दाईं ओर बनेगा। क्यों बनेगा भाई, दाईं की ओर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये प्लस में है। आप पर चिन्ह पर पाटी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी प्रकृति क्या होगी दोस्तों, इसकी प्रकृति होगी वास्तविक, है ना, तथा क्या होगी, उल्टा होगी। वास्तविक तथा उल्टा होगी। और इसकी साइज क्या होगी दोस्तों, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, वस्तु से छोटा होगा। लिखने का प्रदेश नहीं है, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो लिख लोगे अच्छा से, है ना। यानी कि इसकी प्रतिबिंब दाएं की ओर, प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगा, और साइज जो होगा वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बार बार रिपीट किया गया है, देख लोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, आपको एकदम सीरियसली कर रहा हूं, समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन के योग के ह्रास के आधार पर उपचयन एवं अपचयन की व्याख्या कीजिए। किसकी, उपचयन एवं अपचयन की व्याख्या करना है। ठीक है, एक बात तो तय है भाई, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, इस बात को याद रखोगे, ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि प्लस दोगे, है ना। ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी यानी कि H- तथा हाइड्रोजन की कमी तथा इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी को ही उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों। फिर से आपको अगर OHE, है ना, इसको कोई OI बना लोगे अपने भाषा से, है ना, OI बना लोगे। देखियो इसमें क्या होता है, उपचयन में क्या होता है, एक बार फिर से बता देता हूं। इसको देख के पढ़ोगे, इसको नहीं देखोगे। ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि O+, उपचयन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है तथा हाइड्रोजन की कमी होता है और इलेक्ट्रॉन की भी कमी होता है, और इसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या पूछा था, अपचयन। अपचयन में इसका उल्टा, इसमें क्या होगा भाई, ऑक्सीजन की कमी होगा, ऑक्सीजन की कमी होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होगा और इलेक्ट्रॉन की भी वृद्धि होगा, जिसे हम अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाएंगे, यानी कि अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हाँ, और एक बात बता दूं, उपचयन अपचयन की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। एक बार फिर से मैं जानकारी के लिए बता दूं, आपको याद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, एकदम याद करने की जरूरत नहीं, रटने की कोई जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे। ऑक्सीजन की, जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो क्या होगी, उपचयन अभिक्रिया होगी। और जहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और इलेक्ट्रॉन में अधिकतर होगा, वृद्धि होगी, वो अपचयन अभिक्रिया में आएगा। समझ में आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ठीक है, 11 नंबर क्या कह रहा है भाई, हाँ, 3 ओम 6 ओम तथा 9 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार से संयोग करेंगे। आपको संयोजन का कुल प्रतिरोध 18 ओम, माने कैसे भी करके आपको 18 ओम देना है। तो आप कैसे भी करके मतलब पाशर्व क्रम में जोड़ोगे तो 18 ओम नहीं आएगा। तो सबसे पहले ए नंबर को ज्ञात करने की, यानी कि आपको जानकारी की जब बता दूं एक बार फिर से, आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है कि अधिकतम और न्यूनतम। ए नंबर में दे देगा अधिकतम और बी नंबर में दे देगा न्यूनतम। आपको आने वाले संकटों का सामना करना सिखा रहा हूं। अगर अधिकतम देगा तो जोड़ोगे श्रेणी क्रम में, न्यूनतम देगा जोड़ोगे पाशर्व क्रम में। समझ में आ गया। हाँ, यहाँ पे अधिकतम 18 ओम दिया हुआ है, यानी कि हम जोड़ेंगे किस में भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में आर टोटल, यानी कि मैं यहाँ पे R1 R2 आपका समय व्यतीत नहीं कर रहा हूँ, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो हम सीधे कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान कितना है, 3 ओम है भाई। R2 का मान कितना है, 6 ओम है। R3 का 9 ओम है, यानी कि जोड़ोगे तो कितना, 9 9 18 ओम हो गया। यानी कि ए नंबर का आंसर आ गया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसमें 1 नंबर दिया गया था, इतनी छोटी में 1 नंबर है, इसको प्रूव करके दिखाओगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो बी नंबर में आपको दिखाता हूं। बी नंबर क्या है, बी नंबर क्या है भाई, 18/18/11 आपको प्रूव करना है। तो इसको जोड़ना पड़ेगा दोस्तों पाशर्व क्रम में। हाँ, आपको ये भी पूछ सकता है भाई कि आप घर में जो संयोजन, विद्युत का संयोजन करते हो, कौन सा क्रम में जोड़ते हो।
है ना। तो पाशर्व क्रम में, घर में जो होता है पाशर्व क्रम में होता है। पाशर्व क्रम संयोजन, यहाँ पे संयोजन लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो पाशर्व क्रम में 1/r इक्विवेलेंट यानी कि EQ 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर 4 5 6 जो होगा तो हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तक दिया गया है। R1 का मान कितना था भाई, 1/3 ओम था, 1/6 था, 1/9 था, 9 है ना भाई। आप अगर इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, 3 6 9 को एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 18 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा मैं इधर करके आपको दिखाता हूं। इसका एलसीएम कितना आया भाई, 18 आया, यानी कि 3 छोक 18, 6 3 18, 9 दूना 18, यानी कि कितना आ रहा भाई, 6 3 9 10 11, यानी कि 11/18 आ रहा। इधर क्या था, 1/REQ था कि नहीं। अब जब बीच में बराबर है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि 11REQ यानी कि R इक्विवेलेंट बराबर 18 1 के 18, ये बराबर है, ठीक है। REQ बराबर 18/11 ओम। देखो तो यही क्या आंसर पे ऑप्शन पे था, हाँ भाई यही था, यानी कि ये 2 नंबर भी आपको मिल गया। इतना करोगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 3 मिलेगा। देखो 1 नंबर में बहुत छोटी पूछा था, 2 नंबर में थोड़ा सा बड़ा, लेकिन आसान, इससे आसान और कुछ नहीं है। हाँ, और आपको मैं जानकारी के लिए फिर से बता दूं, अधिकतम और न्यूनतम पूछने का प्रयास एकदम जरूर करेगा वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जिप्सम क्या होता है दोस्तों, तो जिप्सम क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को, किसको, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। इसको 373 केल्विन पर गर्म करने से क्या होता है, इसको अगर एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको अगर 373 पे गर्म करोगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करेगा दोस्तों, किसका, कैल्शियम सल्फेट हाफ अणु जल जिसको बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करेगा और जल को बाहर फेंक देगा। ये क्या है भाई, जिप्सम है, ठीक है। एकदम अच्छा से समझिए, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जिप्सम क्या होता है। आपको इसमें अगर इसका आंसर दोगे आपको 1 नंबर मिलेगा। तो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं। समझ में आ रहा है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको समझ में आए, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं और इसको 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है और जल बाहर हो जाता है। समझ में आ गया। हाँ दोस्तों, यह अथवा देके दिया हुआ है। अथवा देके जैसे सामान्य नाम क्या है, CaOH2, इसको देखिए मैंने वही लिखा है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं और इसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। जैसे ए नंबर का आंसर अगर आपको वो नहीं आ रहा तो ये जरूर आएगा, कोई ना एक पढ़ के जाना पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या भाई, है ना। इसको विरंजक, इसका रासायनिक जो नाम है विरंजक चूर्ण, क्या बोलते हैं भाई, इसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं, ठीक है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है, अब इसका उपयोग पूछे तो उपयोग बता दोगे, है ना। उपयोग में आप क्या, उसको जो कीटाणु सब पानी में जो कीटाणु होता है उसको जीवाणु रहित करने के, यानी कीटाणु को मारने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। बी नंबर में क्या दिया है भाई, Na2CO3 10H2O। इसको अगर कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे कैसे भाई, Na2CO3 10H2O तो नहीं बोलोगे, आपको पूछ देगा इसका नाम है भाई धावन सोडा। इसका क्या बोलोगे, धावन सोडा। आपको बोलेगा धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट 10 अणुजल। क्या बोलोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट 10 अणुजल, यानी कि इसको धावन सोडा। क्या बोलोगे, धावन सोडा, सोना नहीं, है ना। धावन सोडा का उपयोग आप जानते हो कपड़े धोने के लिए, घर धोने के लिए, विभिन्न चीजों को साफ सफाई के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। अब देखो इसको NaHCO3 में सी नंबर बताता हूं। सी नंबर क्या है भाई, सी नंबर देखते हैं। सी नंबर क्या है, NaHCO3, है ना। अगर आपको इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा बोलते हैं। आपको पूछ दे कोई कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 आपको क्वेश्चन में पूछ देगा, है ना। यह बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछेगा, बोलेगा इसका नाम क्या है, पूछेगा। दोनों में से कोई पूछ सकता है, आप तैयार करके रखिए, आपको आसानी से। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं,
NaHCO3, है ना। ये बेकिंग सोडा खाने के उपयोग में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर। चुंबकीय क्षेत्र के 3 गुणों को लिखना है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के 3 गुणों मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। ये कोई चुंबक है, ये कोई चुंबक है। तो चुंबक क्या होता है दोस्तों, इसके 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होते हैं एन और एक साउथ होते हैं। पहला आपको क्या क्या कहा है, कितने गुण को लिखने बोला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण को लिखना है। मैं 3 गुणों को कैसे आसानी से करके कर दे रहा हूं, आप देखिए, है ना। तो आप इसमें से लिखोगे एकदम आसानी से इसके 3 गुण को। पहला गुण में लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के इसमें इसके 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होते हैं और एक साउथ होते हैं, यानी कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होते हैं। मैंने ये पॉइंट नोट आउट भी किया है, ठीक है। तथा ये बंद वक्र होती है, इसकी जो वक्र होती है ये बंद वक्र होती है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैं ड्राइंग करने में थोड़ा माहिर नहीं हूं, है ना। मैं एक बार फिर से जानकारी के लिए बता दूं, इसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तर ध्रुव एक दक्षिण ध्रुव। मैं पॉइंट नोट आउट कर दिया। और ये क्या होता है, बंद वक्र होते हैं, मैंने बंद वक्र होते हैं। दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, यह 4 नंबर में पॉइंट नोट आउट किया है। और ये जो वक्र है ना, ये एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं, एक दूसरे को कभी नहीं काटे। आप बोलोगे सर आप यहाँ पे कटा हुआ दिखा रहे हो, ये मैंने बोला था पहले कि मुझे ड्राइंग करने अच्छा से नहीं आता, ठीक है। ये क्या बोला मैंने, ये एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं। जो तीसरा पॉइंट पे मैं दूसरा पॉइंट पे इसको नोट डाउन किया है। और ये एक दूसरे में काफी बराबर होंगे, ठीक है, ये काफी बराबर होंगे। ये चौथा पॉइंट आपको समझ में आ गया। आपको 2 पॉइंट कहा था, मैंने 4 पॉइंट बता दिया, 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट। हाँ, और इसकी खास बात यह है, इसका जो चुंबक का टुकड़ा को आप किधर किसी दिशा में छोड़ो, वो हमेशा नॉर्थ साउथ की ओर जाएगा, यानी कि उत्तर दक्षिण की ओर ही जाएगा। हाँ, और एक बात आपको इसमें से कैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ना। जैसे ये एक लाइन हुआ और ये एक लाइन हुआ और ये एक लाइन हुआ। फिर से एक बार मैं कर रहा हूं, फिर से मैं कर रहा हूं। यहाँ नहीं होगा भाई, यहाँ नहीं होगा, मैं कर दे रहा हूं यहाँ साफ साफ पे, ठीक है। जैसे ये एक लाइन हुआ, यहां से मैं फिर से निकाल रहा हूं, ये एक लाइन हुआ और ये एक लाइन हुआ। ऊपर वाला को ए माना, बीच वाला को बी माना, ये वाला को सी माना। आपको पूछेगा बी ज्यादा अट्रैक्टिव किसमें रहेगा, ज्यादा आकर्षित किसमें होगा, बी और सी में होगा। आपको ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा ए और बी में, ए और बी में, बी और सी में, ठीक है, बी और सी में, तो दोनों में और इनमें से कोई नहीं। तो ज्यादा अट्रैक्टिव किसमें होगा भाई, ए और बी तो दूर में है, अट्रैक्टिव नहीं करेगा, तो बी और सी में ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन और अधिभारण कब होता है। यानी कि लघुपतन कब होता है, तब होता है जब किसी विद्युत परिपथ में गर्म तार और ठंडा तार को आपस में सीधे संपर्क में कर देते हैं, तो उसे लघुपतन, यानी कि लघुपतन मतलब क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यानी कि ठंडा तार को, और एक ये ठंडा तार है, इससे आप याद रखोगे ठंडा तार और गर्म तार को अगर एक साथ मिला दोगे तो लघुपतन हो जाएगा, नहीं कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उसे ही लघुपतन कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अतिभारण क्या है, ओवरलोडिंग क्या है, जब किसी विद्युत परिपथ में आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा को प्रभावित करेंगे तो वो क्या होगा, अतिभारण, जिसको ओवरलोडिंग कहा जाता है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। और मैंने जो नोट्स बनाया है आपके लिए, जो आपके लिए मेहनत किया है, और वो नोट्स भी आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम अपना तरीका से किया गया है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, है ना। आपको पूछ रहा है क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, क्या होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी, और इसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक बार जानकारी के लिए फिर से बता देता हूं, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि, किसकी वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, और हाइड्रोजन की कमी होगी, किसकी कमी होगी, हाइड्रोजन की कमी होगी। और इसीलिए एथेनॉल को एथेनाइक अम्लों में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम। हाँ, जानकारी की जब बता दूं, ये मोटर जो है, ये मोटर है, इसको आपको सिलेबस से हटा दिया गया है ना। ये काफी बड़ा और काफी डिफिकल्ट था, इसलिए हटा दिया गया है। हाँ, आपको ये 12 क्लास में जरूर मिलेंगे दोस्तों। आप 12 क्लास में जब फिजिक्स लोगे तो आपको जरूर, आपको देखने को मुलाकात आपसे जरूर होगी, ठीक है। आपको मैं ये बताऊंगा, ओम का नियम बताऊंगा, ठीक है। ओम का नियम क्या है दोस्तों, ओम का नियम में क्या होता है, किसी तार के, ये कोई तार है,
किसी तार के दो सिरों के बीच, आप समझ रहे हो, किसी तार के, ये कोई एक तार है, या लिखो कि किसी एक तार के, ठीक है, किसी एक तार के दो सिरों के बीच, नहीं समझ में आ रहा, किसी एक तार के दो सिरों के बीच विभवांतर और धारा का समानुपाती होगा, यानी अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि बराबर होगा, तो उसे ही क्या कहेंगे, अनुक्रमानी। यानी कि क्या होगा, किसी तार के दो सिरों के बीच, इसको ड्राइंग देख के मेरा समझ जाओगे, किसी तार के दो सिरों के बीच में विभवांतर और धारा का अनुक्रमानुपाती होगा, है ना। तो कैसे होगा, अगर विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा, अनुक्रमानुपाती होगा तो विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा, अगर विभवांतर घटेगा तो धारा भी घटेगा, समझ में आ रहा होगा। अगर विभवांतर को दो गुना कर दिया जाए तो धारा भी दो गुना हो जाएगा, अगर विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो धारा भी आधा हो जाएगा, समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर इसी का उल्टा मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं व्युत्क्रमानुपाती करूं, अगर उसमें भी यही लिखोगे, किसी तार के दो सिरों के बीच, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती में ये अनुक्रमानुपाती था दोस्तों, अनुक्रमानुपाती था, ठीक है, किसी तार के दो सिर, विभवांतर और धारा का झगड़ा हो रहा था, यहाँ पे किसी तार के दो सिरों के बीच में, यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध और धारा का व्युत्क्रमानुपाती होगा, यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा मैं लिख दे रहा हूँ, व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से, किसी तार के दो सिरों के बीच प्रतिरोध और धारा का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाए तो धारा घटेगा, अगर प्रतिरोध को घटा दिया जाए तो धारा बढ़ेगा, प्रतिरोध को अगर दो गुना कर दिया जाए तो धारा आधा हो जाएगा, अगर प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा दो गुना हो जाएगा। यानी कि मेरे बात को आप लिखोगे, यहाँ पे मैं कुछ और अंदाज से लिखा हूं, लेकिन मैंने जो बोला उस बात को आप स्किप कर करके लिखोगे और नोट्स बनाओगे दोस्तों, मैं गारंटी के साथ करता हूं कि आपको एकदम अच्छा नंबर से आप पास कर जाओगे, ठीक है। और जिस नोट चाहिए, मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसमें देख लोगे, आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ जो लिखा है वही चीज मैंने वहां बताया है, तो इसको आप पढ़ लोगे, मैंने जो वहां बताया यही चीज यहाँ पे आए होगा, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, वही चीज जो उसी को समझ गए, यहाँ पे हाँ, सत्यापन कैसे करना है दोस्तों। इसमें सत्यापन अगर करना चाहोगे तो सत्यापन के लिए आपको क्या चाहिए, है ना, सत्यापन के लिए आपको एक मैं सूच दे देता हूं, मैं ड्राइंग में मिस्टेक नहीं सकता हूं दोस्तों, ड्राइंग में अच्छा से नहीं कर पाता हूं, मैं यहाँ पे एक सेकेंड ड्रॉ कर देता हूं। हाँ, इसको मैंने सूच माना, कुंजी माना इसको, ठीक है, इसको मैंने कुंजी माना, इसको बैटरी मान लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको सत्यापन करना है ना, प्रयोग करना है, ठीक है, ठीक है। और क्या चाहिए होता है, हाँ, रेजिस्टेंस, मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस आर दे दिया है, ठीक है, आर दे दिया है, यहाँ पे वोल्ट दे दिया है, इसी प्रकार से ड्राइंग कर दोगे। हाँ, यहाँ पे धारा, एक थोड़ा सा यहाँ पे धारा दे दोगे, आई भी होना चाहिए, इस जगह पे आई होगा, यानी कि आपको एक एक चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, पूंजी चाहिए होगी, प्रयोग करने के लिए पूंजी चाहिए होगी, बैटरी चाहिए होगी, धारा चाहिए होगी, ठीक है, वोल्ट, बैटरी वोल्ट चाहिए होगी, और रेजिस्टेंस प्रतिरोध चाहिए होगी। तो यही चीज मैंने लिख दिया, ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए सर्किट तैयार करिए, मैंने सर्किट तैयार कर दिया है, जो अच्छा नहीं बना आप अच्छा से बनाने का प्रयास करोगे, लेकिन सारा सामान सही है, बस बना सही से नहीं है। एक सर्किट में एक बैटरी है, एक दाब कुंजी, एक बैटरी भी दिया था, एक कुंजी भी दिया है, एक स्थिर प्रतिरोध भी दिया है, परिवर्तनशील प्रतिरोध जैसे स्लाइडर, एक ओममीटर श्रेणी क्रम और एक वोल्टमीटर समांतर क्रम को जोड़े, माप दे, कुंजी दबाकर सर्किट में धारा प्रवाहित, इस कुंजी को दबाएंगे, यानी कि आपके घर में जो स्विच होता है दबा देंगे तो वो पूरी धारा में प्रभावित हो जाएगा। अमीटर और वोल्टमीटर से रीडिंग नोट करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपको यहाँ पे पूछ सकता है, भाई धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे, आप समझ रहे हो ना, धारा मापने यंत्र को एमीटर कहते हैं, आपको मैं ऑब्जेक्टिव में बताया हूं, अगर नहीं मार्क के आओगे ना तो मैं तुझों का बड़ी पिटाई करूंगा, है ना। ओम मीटर कहेंगे धारा मापने वाले यंत्र को, एमीटर, उसमें बताया था कि भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे, सिस्मोग्राफ, बुखार मापने वाले को थर्मामीटर, है ना, दूरी मापने वाले को बैरोमीटर, ये सारा चीज मैंने उसमें बताया था, ठीक है। मेरा मेहनत आपके कुछ काम आए, मेरा यही प्रयास जारी है दोस्तों, इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसमें चालकता का प्रयोग देखिए गया है, 1 2 3 5 तक दिया गया, 1 में आपको बल्ब दिख रहा है, 2 में आपको कुंजी दिख रहा है,
3 में एक स्लाइड है जिसको कैथोड, है ना, एनोड कैथोड से डिनोट किया जाता है। 4 नंबर पे देखो एक ग्लास दिया हुआ है। 5 नंबर पे आप देख ही रहे हो, 1 नंबर पे क्या है भाई, बल्ब है, ठीक है। 2 नंबर में कुंजी है, 2 नंबर पे कुंजी दिखाई दे रहा है, ये है ना, 2 नंबर में कुंजी दिखाई दे रहा, इसको कैथोड बोलेंगे, ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे, कैथोड, एक स्लाइड बोलेंगे, ठीक है। 4 नंबर में ये ग्लास है भाई, 4 नंबर में क्या है, ग्लास है। और 5 नंबर में क्या है भाई, 5 नंबर में एक तो नमक का पानी होगा, एक तो चीनी का पानी होगा, एक तो बालू पानी होगा, कोई ना कोई होगा, आप अपने आप से करोगे। हाँ, इसमें 5 में से इतनी सारी, इतनी छोटी चीज में आपको 5 नंबर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा देखते हैं दोस्तों, है ना। संरचना बनाना है, अथवा के बाद जो दिया गया है एथिनाइक अम्ल, यानी कि संरचना बनाना है दोस्तों। कैसे संरचना बनाओगे ये आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले में क्या है, ए नंबर है, क्या है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्लों का सूत्र होता है दोस्तों CH3 COOH। जब भी जैसे कार्बोक्सी अम्ल होता है उसको कैसे COOH, नॉल का बात किया जाए तो OH, कीटोन का बात किया जाए तो O डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे एथेनिक अम्ल बोला है तो एथेनिक अम्लों का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और इसका संरचना सूत्र लिखना है। तो संरचना सूत्र एकदम कर पाएंगे दोस्तों, CC, ठीक है। 2 था तो यानी कि कार्बन था, दे दिए हम कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन एक बैठाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। इधर क्या करेंगे भाई, डबल बॉन्ड O देंगे, और इधर O बाहर करेंगे और एक H। देखिए यहाँ पे H कितना का, 4 गो था, 4 गो हुआ कि नहीं, 1 2 3 4, 4 गो हो गया। O 2 था, 2 गो हो गया। यानी कि इसका जो संरचना सूत्र होगा, आपको यही बोला है कि संरचना सूत्र करना है, तो एथेनिक अम्लों का संरचना सूत्र ये हुआ। अब देखेंगे बी नंबर में ब्रोमोपेंटेन, यानी कि बी नंबर में आपको क्या पूछ रहा है भाई, ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन क्या है भाई, इसमें C5 पेंटेन यानी कि 5 देना है, C5 यानी कि H11 लगेगा, H11 और Br, यानी कि C5 को ड्रॉ करना है भाई, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे भाई, ब्रोमोपेंटेन बोला है तो इधर Br दे दो, और जितना बाकी बचा है आपको HH लगा दो, हो जाएगा ब्रोमोपेंटेन का संरचना सूत्र। ये तो बड़ी इजी था भाई, ये इजी है कि नहीं, देखियो। हाँ, C कितना हुआ भाई, 4 हो गया, कि 1 2 3 4 5, इसमें भी देना पड़ेगा ना। हाँ, अब H11 हुआ कि नहीं, 5 5 10 1 11, ब्रोमोपेंटेन का संरचना सूत्र आपको बन गया। अब C नंबर क्या कह रहा भाई, C नंबर में क्या कह रहा, ब्यूटेनॉन, ठीक है। C नंबर में ब्यूटेनॉन कह रहा है, यानी कि C नंबर में ड्रॉ करता हूं, इसका फॉर्मूला होता है CHOC0, यानी कि CO C2H5, ठीक है। एक बार फिर से ब्यूटेनॉन का CHO CO C2H5, इसका संरचना सूत्र क्या करेंगे भाई, 4 ठो लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। और अब कार्बन को, ये हाइड्रोजन को देना पड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ दिए, यहाँ दिए, यहाँ भी देंगे, तो एक ही चीज है, कहीं भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन दे दिए, यहाँ भी हाइड्रोजन, क्या बचा भाई आपको, O बच गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, 5 6 था, हाँ 6 था, आपको यहाँ पे 3 हो गया, 5 6 8 था, क्या गलत हुआ क्या, हाँ यहाँ पे 3 होगा दोस्तों, हाँ गलत हो रहा, हाइड्रोजन 5 3 8 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन के करोगे एकदम। हाइड्रोजन कार्बन कितना था, 4 गो था, ये ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र था। अब देखते हैं डी नंबर पे हेक्सेनल कह रहा है, ठीक है। हेक्सेनल मतलब 6 गो रहेगा, ठीक है। C5 H11 CHO, इसका संरचना सूत्र कैसे होगा दोस्तों, देखते हैं, C6 होगा, C6 होगा दोस्तों, C6 हेक्सेनल में C6 होता है। कितना कार्बन लगेगा, 6 गो लगेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, हो गया दोस्तों, 6 कार्बन हो गया। अब सारा पे क्या भर दो, हाइड्रोजन भर दो, H भर दो, ठीक है, H भर दो, सब तरफ H भर दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद हम कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, इसके बाद जो होता है वो हमसे संभाला नहीं जाता है दोस्त, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे छूट गया, ये है संरचना सूत्र। यानी कि आपको कहा C6 है ना,
तो C6 अगर होगा हेक्सानल में हमेशा C जो होगा, C का मान होगा वो 6 से होगा। और जब यहाँ 6 हो रहा है ना, एक बात ध्यान देना है, तो 6 जगह अगर कार्बन है तो हाइड्रोजन आपको 12 वो होगा, ठीक है। तो देखो 12 वो होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को मैं डबल बॉन्ड के साथ दे दिया। ये किसका है? ब्यूटेनॉन का है, ठीक है, नहीं हेक्सेनॉल का है। अब ये देखते हैं प्रोपेनॉल क्या है भाई। प्रोपेनॉल का सूत्र देखते हैं। प्रोपेनॉल क्या है? C3H7, और नॉल बोला है तो नॉल में मैंने कहा था क्या होगा भाई? OH होगा। क्या होगा? OH। जब भी नॉल का बात करें तो OH होगा। इसमें देखेंगे प्रोपेनॉल कहा है, यानी कि C3 ड्रॉ करना पड़ेगा ना भाई, C3H7 करना पड़ेगा, ठीक है। H7 भर दो, 1 2 3 4 5, कितना को हुआ भाई? एक घटा क्या? 4 5, ठीक है। कितना हुआ रे? H7 होना चाहिए, 3 4 5 6 8 होना चाहिए, इधर भी 2 होगा, ठीक है। ये किसका है? प्रोपेनॉल का सूत्र है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। हाँ, ये कितना होगा? 3 5 7 हो गया। यहाँ पे एक ठू नहीं देना पड़ेगा, यहाँ मिटा दो, ये इसको छोड़ देना बस, सही है। ये प्रोपेनॉल का सूत्र है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब ग्रुप बी में आ गए, ठीक है। क्या कह रहा है? लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम। कहाँ पे पाए जाने वाले? लार में पाए जाने वाले। तो लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों। एक होता है एमालेज। आपको एक शब्द में उत्तर देना है, आप एक भी दे सकते हो, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। एमालेज, इसको टालिन भी कर सकते हो, ठीक है। इसको क्या कर सकते हो? टालिन कर सकते हो। और दूसरा है लाइपेज। दूसरा क्या है भाई? ये नहीं होगा, एक थोड़ा सा मैं इसको काट देता हूं, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई? लाइपेज होगा, ठीक है। तो एक बात फिर से, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम एमालेज होता है, जिसको टालिन के नाम से जाना जाता है, और दूसरा लाइपेज होता है। तो एमालेज का काम क्या है दोस्तों? आप जो भोजन खाते हैं उसमें जो शर्करा होता है उसको तोड़ने का काम करता है एमालेज, यानी कि तोड़फोड़ करने का। एमालेज को ही टालिन बोलते हैं, टालिन को ही एमालेज बोलते हैं। और यह लार में जो एंजाइम पाया जाता है, ये भोजन की शर्करा को तोड़ने का काम करता है एमालेज। और लाइपेज का काम क्या करता है? ये पाचन को शुरू कर देता है। किसको शुरू करता है भाई? पाचन को शुरू कर देता है। आपको अलग से पूछ सकता है कि लाइपेज का काम क्या है, तो लाइपेज का काम है पाचन को शुरू करना। हाँ, आपको पूछ देगा एमालेज का काम क्या है, तो एमालेज का काम है भोजन के शर्करा को तोड़ने का, टुकड़ा में बदलने का काम है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और अच्छा से एक्सप्लेनेशन करूंगा और आपको समझ में आ ही जाएगा, ये मेरा मानना है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर कह रहा है शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? तो मस्तिष्क होता है दोस्तों, ठीक है। मस्तिष्क होता है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, मस्तिष्क 3 होते हैं, है ना। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अगर अग्र मस्तिष्क का बात करें, उसका भी भाग होता है अनुमस्तिष्क, परमस्तिष्क। अगर अनुमस्तिष्क का भी भाग होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये बहुत सारा चीज है आपको बताने के लिए। मैं जब आपको सब्जेक्टिव पे किताब पे पढ़ाऊंगा तो आपको पूरे डिटेल्स ही 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा दोस्तों। अभी जानकारी की जब इतना ही समझ जाइए, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? वो मस्तिष्क होता है। हाँ, डीएनए कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो डीएनए पाया जाता है ये गुणसूत्र में, सॉरी, डीएनए पाया जाता है दोस्तों कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। समझ में आ गया? जीन कहाँ पाया जाता है? तो जीन गुणसूत्र में। ये कहाँ पाया जाता है? इसमें लिख देता हूं, डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, ठीक है। और जीन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? यहाँ लिखने का जगह नहीं है, गुणसूत्र में पाया जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, गुणसूत्र में पाया जाता है। और एक बात मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये न्यूक्लियस है, ये कोशिका के केंद्रक है। इसमें कोई एक साइंटिस्ट था, देखा कि इसमें एक कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, धागा लाइक का कुछ था। मैं स्ट्रक्चर सही से बना नहीं पाया, मैं फिर से यहाँ से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा देखा कि इस कोशिका के अंदर में कुछ है जिसको खींचा, यानी कि वहां कोशिका के अंदर में क्या था भाई? क्रोमोसोम था। क्रोमोसोम को खींचा तो देखा कि क्रोमोसोम को जब खींचा तो डीएनए बाहर आया, और डीएनए को जब खींचा तो जीन बाहर आया। यानी कि जीन के समूह को डीएनए कहेंगे, डीएनए के समूह को क्रोमोसोम कहेंगे। और क्रोमोसोम कहाँ है? तो सेल में है, न्यूक्लियस में है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ऊर्जा के एक स्रोत का नाम, ऊर्जा के एक स्रोत का नाम क्या है?
पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बहुत सारा ऊर्जा है। मैंने 3 ऊर्जा बता दिया, किसमें आपको सो एक ऊर्जा का नाम लिखना था, और मैं आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 17 आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हो, मानव विल्सन के क्या कार्य है। विल्सन मतलब समझते हो ना दोस्तों, ठीक है, ये सिर्फ बॉयज में ही पाया जाता है विल्सन, और ये बॉयज के शरीर के बाहर दिया जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये जो हमारा विल्सन है, टेस्टिस है, वो हमारे शरीर के बाहर में रहता है। भगवान ने जब बनाया इसको बाहर में क्यों रखा, इसी से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का यानी कि शुक्राणु का उत्पन्न होता है। और शुक्राणु का जो क्षमता होता है, टेम्परेचर झेलने की, ताप झेलने की क्षमता होता है, वो 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, और हमारे बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको शरीर के अंदर में रखता तो वो शुक्राणु उत्पन्न नहीं कर पाता, यानी कि उत्पन्न कर भी कर देता तो वो मर जाता, जिसके कारण से इसको हमारे शरीर के बाहर में रखा गया है। और विल्सन हमेशा जोड़े में पाया जाता है, ठीक है, जोड़े में। हाँ, और ये शुक्राणु का काम क्या है दोस्तों, शुक्राणु का काम क्या है, वो अंडाणु के साथ मिलके आने वाले पीढ़ियों को यानी कि भ्रूण में विकसित करने का काम है। यानी कि अब आगे तो समझ ही रहे हो, मानव में विल्सन के कार्य, विल्सन से शुक्राणु उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है भाई, विल्सन से शुक्राणु उत्पन्न होता है। दूसरा पॉइंट में वो विल्सन एक जोड़े में पाए जाते हैं, ये भी लिख सकते हो, जिससे शुक्राणु उत्पन्न होता है, जिसको टेम्परेचर झेलने की क्षमता होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो शुक्राणु मर जाएंगे, और ये नर देंगे कि ये सिर्फ पुरुषों में ही पाया जाता है दोस्तों, समझ रहे हो मेरी बात, ये सिर्फ पुरुषों में ही पाया जाता है ना। और ये लड़कों में यौवन अवस्था लक्षणों को नियंत्रित करता है। आपके जो लड़कों में यौवन अवस्था यानी कि यौवन को लक्षणों को नियंत्रित करता है, यानी कि दाढ़ी मूछे बाहर आना, वो हार्मोन के कारण होता है, ठीक है। मानव वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, मानव का जो वृषण का काम है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पन्न करता है। लड़की का बात करते तो लड़की का बात वो क्या, एस्ट्रोजन का उत्पन्न करता है। किसका, एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पन्न करता है। लड़की और लड़का में टेस्टोस्टेरोन। जानकारी के लिए बता दूं फिर से एक बार, आपको पूछ सकता है कि जो वृषण में जो टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न होता है यानी कि शुक्राणु उत्पन्न होता है, उसको ताप कितनी तक झेलने की क्षमता होती है, तो 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो वो मर जाएंगे, और मर जाने के बाद वो आने वाले संतति को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया होगा टेस्टोस्टेरोन यानी कि विल्सन। आगे देखते हैं 19 नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है, नदी पर बांध बनाने से क्या लाभ है। दोस्तों इसको हटा दिया गया है, इसी जगह से हटा दिया गया, इसी इसको पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, आपको मैं इस बात से आपको आसानी होगी, कौन सा आएगा, कौन सा हटा दिया गया है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको सब इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप आशा कर रहा हूं कि आप लाइक सब्सक्राइब शेयर सब अपने दोस्तों को भी कर दीजिए, ताकि सबको सुविधा मिले। जैव भू रसायन चक्र क्या है, यानी कि जैव का जो भू रसायन चक्र है, जमीन के नीचे क्या होता है देखते हैं। भूमि पर पाए जाने वाले रसायन जो अवशोषित होकर पौधों में पहुंचते हैं, उनसे तरह तरह के यौगिक का संश्लेषण होते हैं, उन्हें जैव रसायन कहते हैं। ये रसायन आहार श्रृंखला के माध्यम से चक्रीय पथ में भ्रमण करते हैं, और जीवधारी की मृत्यु के पश्चात जैव अवघटन के प्रक्रम द्वारा पुनः भूमि में पहुंच जाते हैं। इसे जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। यानी कि कोई पेड़ पौधा जब मर जाते हैं तो वह फिर क्या हो जाते हैं, उर्वरक के रूप में यानी कि खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और वहां पे कोई फसल या कोई पेड़ पौधा उगाए तो फिर उगेगा, फिर वह मर जाएगा, फिर से वह मर जाएगा, सड़ जाएगा, फिर वह रसायन के रूप में, इसी को जैव भू रसायन चक्र कहेंगे दोस्तों। आप समझ गए होंगे मेरी बात। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, प्राकृतिक संसाधन क्या है, ठीक है, स्पष्ट कीजिए। तो मेरा प्राकृतिक संसाधन को स्पष्ट कर रहा हूं, ये प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग आदमी यानी कि मनुष्य अपने भोजन और विकास के लिए करता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, जल, वायु अपने विकास के लिए, अपने जीवन जीने के लिए करता है। जल का उपयोग आपको जीने के लिए, मिट्टी का उपयोग भी, खनिज का उपयोग भी, ऊर्जा, ईटीसी बहुत सारा चीज है। और जो भी आपके उपयोग में आएगा, ठीक है, जो भी आपके काम में आएगा वो प्राकृतिक संसाधन कहा जाएगा। और आपको कह देता अगर प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, तो प्राकृतिक पर्यावरण जो पूर्वजों से प्राप्त हुआ हो, जिसको किसी ने बनाया नहीं हो, जो अपने आप खुद से खुदा ने जिसको बनाया है, वो प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे नदी, नाला, पेड़ पौधे, जंगल आदि,
समझ में आ गया दोस्तों। अगर प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक पर्यावरण में हर एक प्रकार से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे और कमेंट में जरूर कमेंट करोगे अच्छा लगे तो, ठीक है। आगे देखते हैं, रक्त क्या है ना। तो रक्त क्या है आपको पूछा है 1 नंबर में, ठीक है। मैंने यहाँ पे पॉइंट नोट आउट नहीं किया है। रक्त एक तरल पदार्थ है। क्या है भाई? रक्त एक तरल पदार्थ है, इतना लिखोगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा उसी से। इसके 2 कार्य, मैंने कार्यों को लिखा है, 2 कार्य, मैंने बहुत सारा कार्य बताया है दोस्तों रक्त के कार्य। रक्त आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, बहुत सारे होता है, तो मैं एक एक पढ़ के बताता हूँ। पोषक तत्व का संवहन करता है, यानी कि रक्त का काम क्या है? पोषक तत्व 1.1, रक्त पोषक तत्व का संवहन यानी कि पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आने जाने का काम करता है, यानी कि जहां जो जरूरत होता है वो रक्त उसी को ले जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आरबीसी के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और आरबीसी जो रक्त है वो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ मिलकर विभिन्न भागों को पहुंचाएगा, और CO2 को शरीर के विभिन्न भागों से फेफड़ों तक ले जाता है। और CO2 को क्या कहा जाता है? शरीर के विभिन्न भागों से फेफड़ों तक ले जाता है। समझ में आ रहा होगा। हाँ, आपको पूछ सकता है कि रक्त का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है भाई? रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। समझ में आ गया। आपको पूछ देगा आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो रेड ब्लड सेल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट दिख रहा हूं, तीसरा पॉइंट क्या है? अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से निष्कासित करने का कार्य, और जो आपके शरीर में गंदा पदार्थ है उसको क्या करता है? शरीर को बाहर निकालने का काम करता है। आप निष्कासित नहीं लिखोगे, आप लिखोगे जो गंदे पदार्थ होते हैं वो आप शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, अपना भाषा से लिखो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? एंजाइम तथा हार्मोन को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य। एंजाइम को और हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने आने का काम करता है, यानी कि जहां जो चीज की जरूरत होती है वो चीज को वो आदान प्रदान करते रहता है। अगला क्या है? WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल होता है, श्वेत रक्त कणिका यानी कोशिकाएं, वही चीज है। इसका काम क्या होता है? शरीर, WBC को शरीर का सैनिक भी कहा जाता है, यानी कि शरीर का सैनिक क्यों कहा जाता है भाई? इसको क्या होता है? शरीर का सैनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो भी बीमारी आती है, डिजीज होती है, उससे लड़ने का काम करता है, यानी कि शरीर की WBC को शरीर का प्रतिरक्षी भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है? विभिन्न बीमारी से शरीर की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप, यानी कि प्रतिवर्ती क्या है? जो अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, ठीक है। अचानक होने वाले यानी कि जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, जो अचानक होता है, इसको अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। अनैच्छिक क्रिया हमारी इच्छा के बिना नहीं होगा, अचानक होगा, उसे प्रतिवर्ती क्रिया। वही चीज लिखा हुआ, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, यानी जो अपने आप होती है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, वो प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। दोस्तों 1 नंबर मैंने नोट्स बना दिया है, मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगे ना लगे, मेरे को अच्छा लगता है, और मैं आशा कर रहा हूं कि आपको भी समझ में आ रहा होगा, और इस नोट्स को फॉलो आप जरूर करोगे। अगला क्या? प्रतिवर्ती चाप, जो अचानक नहीं होता है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया में आवेगों के गमन मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जो आवेगों में जो गमन होता है उसको प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे ग्राही अंग हमारे 5 होते हैं, प्रेरक तंत्र ये भी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, देखिए हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ग्राही के कार्य न करने पर क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? बहुत सारी समस्या। ग्राही क्या होते हैं? 5 होते हैं, आंख होते हैं। अगर ये काम नहीं करेगा तो हमें समस्या क्या होगा? अगर आंख काम नहीं करेगा तो हम देख नहीं पाएंगे। एक्सप्लेन करोगे, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, आप अपने से करोगे, ठीक है। हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है और उसके काम नहीं करने पर क्या समस्या? आंख हमारा काम ग्राही अंग है, तो आंख अगर देख नहीं पाएगा, आंख अगर काम नहीं करेगा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? देख नहीं पाएंगे। अगर नाक काम नहीं करेगा तो हम किसी चीज को सूंघ नहीं पाएंगे, ठीक है, सूंघ नहीं पाएंगे। कान अगर काम नहीं करेगा तो सुन नहीं पाएंगे। ऐसा एक्सप्लेन करके लिखोगे बढ़ा बढ़ा के। त्वचा, अगर त्वचा काम नहीं करेगा हम किसी चीज को महसूस नहीं कर पाएंगे। ठंडा है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है ना, यानी कि महसूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आमाशय, आमाशय क्या करता है? ये हमारे शरीर के जो सभी पार्ट होते हैं उसको साफ सुथरा रखने का काम करता है, आमाशय का होता है दोस्तों। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखते हैं भाई जीन प्रभाव क्या है। जीन प्रभाव क्या होता है दोस्तों? एक पीढ़ी से एक प्रजाति, किसी एक प्रजाति से वो सारी चीज को किसी दूसरी प्रजाति से में ट्रांसफर करना, यानी कि ले जाने का काम को ही जीन प्रभाव करते हैं। समझ में आ रहा होगा। देखो मैं यहाँ पे लिख दिया, जीन प्रभाव
कि समिष्ट किसी एक प्रजाति से किसी दूसरी प्रजाति में चले जाना जीन प्रवाह कहा जाता है, जिसे पराग का स्थानांतरण आपको क्वेश्चंस में पूछा था, है ना, क्वेश्चंस में पूछा था, क्वेश्चंस में क्या पूछा था, कैसे होता है समझाइए, मैं समझा रहा हूं कैसे होता है, आप चिंता कर ले रहे हैं। जीन प्रवाह के किसी समिष्ट किसी एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में चले जाना जीन प्रवाह कहा जाता है। पराग का स्थानांतरण, पराग का स्थानांतरण कैसे, जैसे मधुमक्खी किसी फूल में बैठ गया और किसी दूसरी किसी चीज में जाके बैठ गया तो इस फूल का गुण उस पे चला गया और वो जो चीज है, वो जो वस्तु है, वो इस फूल की तरह ही व्यवहार करने लगी, वो पराग का स्थानांतरण हुआ। प्रवास करने वाले जीव, जैसे कम आबादी वाले क्षेत्र किसी घने आबादी में चले जाते हैं तो वो भी प्रवास करने वाले जीव में कहा जाते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, अमीबा में पोषण। मैंने अमीबा में पोषण को लिखा नहीं है ना, डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण क्या है, तो अमीबा दोस्तों एक जल में रहने वाले एक इसको मेरे आवाज को सुन रहे हो और इसे नोट डाउन करो क्योंकि मैंने इसको लिखा नहीं है, ठीक है, मैंने अपना भाषा से बनाया दोस्तों। अमीबा जल में रहने वाली एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है, समझ में आ रहा है, अमीबा जल में रहने वाली क्या है, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है ना, जिसको खाने के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होती, जैसे हमारे खाने के लिए मुंह होती है, सांस लेने के लिए नाक होती है, सुनने के लिए कान होती है, तो अमीबा के पास कोई विशिष्ट अंग यानी कि संरचना नहीं होती है। वो खाता कैसा है, तो वो कुटपाद अपना भोजन कुटपादों की सहायता से प्राप्त करता है। वो पचाता कैसा है, उसमें कुछ विशिष्ट एंजाइम होते हैं जो उसको पचाने में मदद करते हैं। आप बोलोगे सर बाहर कैसे होता है, उससे कोशिका द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है। बस बोलोगे, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अमीबा जल में रहने वाली एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जिसके कोई विशिष्ट संरचना या बनावट नहीं होती है। वो कुटपादों की सहायता से क्या करती है, अपना भोजन प्राप्त करती है और वो विशिष्ट एंजाइम होते हैं जिसके कारण से वो भोजन का पाचन होता है और पचा हुआ भोजन को कोशिका अवशोषित कर देती है और अपचित भोजन को वो शरीर से बाहर कर देता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अथवा के बाद क्या कह रहा है, समजात और समरूप अंगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 5 नंबर का दिया हुआ है, छोड़ के नहीं आओगे। समजात अंग क्या है, ऐसे अंग जिनके आधारभूत संरचना समान होगी, यानी कि आधारभूत संरचना समान होगी लेकिन उसके काम होंगे क्या अलग अलग, उसे ही समजात अंग कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से, ऐसे अंग जिनकी आधारभूत संरचना समान होगी लेकिन उसके कार्य जो होंगे वो अलग अलग होंगे, वो समजात अंग होंगे। और उसका उल्टा, जैसे में मेढक आया, पक्षी आया, मनुष्य आया, ठीक है, और उसका उल्टा होगा ये समरूप। इसको और एक पॉइंट पढ़ता हूं, इन सभी जीवों के उग्रपादों के संबंध यह दर्शाता है कि ये सभी एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं, यानी कि समझात अंग एक ही पूर्वज से विकसित, जैसे मनुष्य एक ही पूर्वज से विकसित हुआ, लेकिन ये एक ही पूर्वज से विकसित नहीं होगा। समरूप अंग क्या कह रहा, ऐसे अंग जिनके आधारभूत संरचना क्या होंगे, अलग अलग होंगे लेकिन उनके कार्य समान होंगे, उसे क्या कहेंगे, समरूप अंग। दिक्कत नहीं है, जैसे पक्षियों के पंख तथा चमगादड़ के पंख। यहाँ प्रिंट आउट पे मिस्टेक है दोस्तों, लिखने में गलती हो गई हड़बड़ी से, दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट समझ में आ गया है। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, इनके कार्य समान होते हैं किंतु आधारभूत संरचना भिन्न भिन्न होते हैं, अतः सभी जीव एक ही पूर्वज से विकसित नहीं हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, समाप्त हो गया।